पूछ के बताते हैं। ओके, मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर सारा क्लोज कर लेता हूँ। सब फिर से भेज सकते हैं, वो बहुत ज्यादा लंबा चैट हो गया है वो। मैं आपको दोबारा से भेजूं? मैं सेंड कर दिए मैं व्हाट्सएप पे। ओके, आप सेंड कर दीजिए। अच्छा रुक के तो खोलना पड़ेगा, वो ग्रुप ही खोल देते हैं। हाँ, मुझे मिल गया वो फाइल। आप मुझे बोलिए कहाँ से डाउट है, क्या क्या डाउट है। एक सेकंड सर। और सब पहले क्वेश्चन ही में डाउट है, उसमें है कि all samples of carbon dioxide contain carbon and oxygen in the mass ratio of 3:8. This is in agreement with the law of what? तो हम तो डी लिख दिए थे, gaseous volume। गैसियस वॉल्यूम कैसे? पता नहीं, इसका मेरे को क्वेश्चन मतलब gaseous volume वो गलत हो गया। गैसियस वॉल्यूम एक्चुअली है नहीं, तो दो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा ना, मतलब कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन मिक्सअप होंगे तो एक ही रेशियो में मिक्सअप होंगे। कार्बन 16 और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितना होगा 32। CO2 जब भी बनेगा तो कार्बन 12 भी रहेगा। एक सेकंड, मैं इसको फोकस करता हूं, वो दिखता है। ओके, अभी ठीक है। सो हमेशा सेम रेशियो में मिक्सअप होंगे, मतलब कार्बन का 12 ग्राम्स होगा तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स के साथ मिक्सअप होके CO2 बनाएगा। ऑलवेज एक फिक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए। नहीं, यस सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक बार। क्या सर क्या बोला आपने अभी? मैंने बोला कि ऑलवेज एक फिक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यस सर, यस सर। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेम रेशियो में कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, और इसी चीज को लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिक्सअप होके जब भी CO2 बनाएंगे तो हमेशा रेशियो इसी में होगा। मतलब हो सकता है कि कार्बन की 24 ग्राम हो, ऑक्सीजन का 64 ग्राम हो, लेकिन एक्चुअली जब आप रेशियो निकालने जाओगे तो 12:32। यस तो सर। फिर ये भी है, मतलब इसके मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है या कम वैल्यू में भी हो सकता है, लेकिन रेशियो हमेशा ये वाला निकल के आएगा। तो इसी चीज को बोला जाता है लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लो की वजह से ये क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन में जाना चाहिए। यस सर, एक उसके बाद अगला क्वेश्चन ही है, वो भी गलत हुआ। वो है कि द एटम इज इनडिविजिबल वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो गलत ही कर दिए, वो हम सी लिख दिए, बोहर। नहीं, बोर्ड ने तो डिविजिबल बताया था, नहीं इलेक्ट्रॉन्स बताए थे बोर्ड ने। सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, 9th क्लास। यस, वो तो गलत थी लेकिन। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया था, दैट इज इनडिविजिबल। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पोस्टलेट्स के अंदर आता है कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन वो रॉन्ग प्रूव हो गया जैसे ही अपन ने रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके बाद वो फंडा सारा रॉन्ग प्रूव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, तो वहां से आपके पास ये गलत हो गया। तो बोर तो नहीं होगा, होगा कौन सा? डाल्टन।
यस सर, फिर थर्ड वाला भी गलत। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, हाँ सर, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज एक्चुअल मास ऑफ एन वन एटम। ये तो आप कल बताए थे, ये हम पहले बनाए थे तो गलत किए थे। आप ये समझ गए हो। रिलेटिव मास होगा, रिलेटिव मास ऑफ एटम होगा। फिर फोर्थ वाला भी गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? n equal to number of moles of gases, Na equal to Avogadro constant, m equal to mass of a molecule of a gas, n equal to number of moles of gas. मैंने कराया है आपको, मैंने आपको ये सब पहले बनाए थे तो वो गलत हो गया था। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए पहली क्लास में, शायद मैं बता दूं। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है? नंबर ऑफ मोल्स का मीनिंग क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 22 एटम या मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज, कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, एंटिटी, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स का ये मीनिंग होता है, आपको मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल गिवन है, उसको बोला n, साथ में क्या दिया? n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करूं? ये n पार्टिकल ले लो, इसको डिवाइड कर दो n से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मतलब एक मोल के अंदर n पार्टिकल, और टोटल आपके पास n पार्टिकल, सॉरी n पार्टिकल, टोटल आपके पास n पार्टिकल्स हैं और एक मोल के अंदर n पार्टिकल्स। तो मैं क्या करूंगा? टोटल पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाना चाहिए। जैसे मैं एक आइडिया देता हूं, मेरे पास 10 raised to power 25 पार्टिकल्स हैं, ओके। आपसे पूछा गया इसमें कितने मोल्स होंगे, तो मैंने बोला एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। आपसे पूछा गया इतने मोल में कितने पार्टिकल्स, कैसे निकालोगे? दिस डिवाइड बाय दिस। Yes sir, Na by 10 to the power 25। तो ऐसे हो जाना चाहिए, टोटल पार्टिकल्स n डिवाइड बाय n कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाना चाहिए। यस सर, फिफ्थ वाला तो सही था, और उसके बाद एक मिनट रुको, मैं इसको पूरा सोल्व कर दूं। पहला ऑप्शन देखा आप लोगों ने, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखने जाओगे, मास ऑफ द पार्टिकल किसके बराबर? वो तो m के ही बराबर है। एज सच na के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हटा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट शुड बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये ठीक है क्या? नो सर, ये भी गलत है। कैसे गलत है भाई? इसी नंबर ऑफ मोल्स, नहीं सर, सही है। वो डिवाइड में जाएगा तो इधर इनटू करेंगे तो सही है, ये सही है, सी सही है सर। सही है ना? तो ये सही हो जाएगा। फिर अगेन मास का रिलेशन है, मास का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, तो हटा दो। तो ये अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ बताओ। फिफ्थ वाला तो सही था, फिफ्थ वाला सही था। फिफ्थ वाला तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, ये आपने कर दिया होगा। यस सर। और फिर सिक्स्थ वाला का आंसर क्या है भाई? डी है, मेरा सी आया। सिक्स्थ वाले का सी आया। चलो बाकी लोग भी एक बार मेरे साथ ट्राई करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए मेरे साथ। कुछ टाइम भी दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बोलूँ। आपसे पूछा गया चार्ज ओ 1 ग्राम एटम, ग्राम आयंस of Al3+, एल्यूमिनियम 3+ में 1 ग्राम आयन का चार्ज कितना होगा? ऐसे करना है आपको। अब आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दिख नहीं रहा इस साइड, मतलब ये कट जा रहा है आधा, आयंस के बाद नहीं दिख रहा। हो गया अभी? हाँ अब दिख रहा है। हाँ,
सो आयन का चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात ठीक है? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट आपको देखना था 1 ग्राम आयंस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 ग्राम आयंस, तो ये हो गया 1 ग्राम आयन इक्वल टू 1 मोल। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल आपके पास क्या है, Al3+ है। अब 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ में कितने एल्यूमिनियम 3+ आयंस होंगे? कितने इनटू कर देंगे 1.6 इसको into Na 10 करते हैं, -9। तो 1 into Na ऐसे बोल दूंगा, Al3+ अपने पास। यस सर। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब और 3 माइनस कर दे, वो 3 कर देंगे इनटू उसको। हाँ, तो 1 into Na into 3 into इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो यस सर, भी चार्ज चार्ज उसका है पूरा 1.6 तो into 10 -9। तो कितना आ गया अपना आंसर? एक सेकेंड, तो उसका आंसर होगा 3, शायद डी होगा, डी। डी हो गया, 6 का डी करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। समझ फिर आया क्या? 7th का सर। सर हाँ सर, समझ में आया। बाकी मुझे लोग बस बताओ। एक डाउट है। हाँ जी बताओ। यहाँ पे सर मतलब वो 1 ग्राम आयन से होगा, हाँ वो 1 मोल ऑफ Al3+ कैसे हो? क्योंकि मतलब देखो, जो Al3+ है ग्राम उसका आयन, एटॉमिक मास जितना होगा मैं आ रहा हूँ। उतना अरे सर, पहले शुरुआत से इन लोगों को पढ़ा दीजिए, फिर समझ में आएगा इन लोगों को। ओके, सो 1 ग्राम ऑफ आयंस और 1 ग्राम आयंस दो डिफरेंट टर्म्स है। इंग्लिश में दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। ओके, हाँ समझ गया। इसका डायरेक्ट वो मीनिंग होता है 1 मोल। ओके, हाँ ग्राम एटम, समझ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इनका मीनिंग होता है मोल। जबकि ग्राम ऑफ आयंस हो जाता तो सिर्फ 1 ग्राम आयन हम लोग बोलते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना है, ठीक है? यस ये डाउट क्लियर? कुछ और डाउट? यस सर, फिर 7th वाला का क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। उसको पहले इस क्वेश्चन पूछ लें तो फिर देखते हैं। अब अखिल इसमें सर ये 10th का है। ओके, 10th क्लास से हो आप, बहुत बढ़िया। आगे बताओ कशिश। सर 7th का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू कशिश मैं 1 मिनट में आता हूँ, कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट। अच्छा, ओके सर, ओके सर। नहीं लेकर हाँ 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 कशिश, तो हम लोग कहाँ थे? यस सर। तो हम लोग आ गए थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। परफेक्ट। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम अगर दोनों टाइप की स्पीशीज लें तो उसमें इक्वल मॉलिक्यूल होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। यही फॉर्मूला होता है। यस सर।
Yes, और sir. अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे दोनों जगह तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ Yes, sir. मॉलिक्यूल्स, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं डायरेक्टली n into n ये एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब एवोगैड्रो नंबर तो कहीं भी चेंज होगा नहीं, तो अगर दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो दोनों के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। परफेक्ट। नहीं नंबर, हाँ। नहीं कुछ डाउट है बताओ। और फिर सर उसके बाद 8th वाला भी, 8th नहीं, वाला तो ये मास डाउट है क्लियर 50। हुआ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। यस सर, नंबर ऑफ मोल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। हाँ तो तो नंबर उसका ऑफ अब मोल्स क्या होगा? सेम निकालने के लिए मोलार मास तो सेम होना पड़ेगा, क्योंकि गिवन मास तो 1 ग्राम है, दोनों स्पीशीज के लिए गिवन मास 1 ग्राम है, मोलार मास सेम होना चाहिए। अच्छा सर, वो स्मॉल एम एग्जैक्टली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, और कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज। अच्छा, हाँ, ओके। सो स्मॉल एन मैंने लिखा गिवन मास बाय मोलार मास, स्मॉल एन दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो पाएंगे। अब स्मॉल एन सेम होने के लिए दोनों के लिए गिवन मास 1 ग्राम है, मतलब मोलार मास सेम होना चाहिए। अब मोलार मास इनमें से किन दो, मतलब चारों ऑप्शन में से किन दोनों स्पीशीज का सेम है? तो अगर आप देखने जाओगे N2O एंड CO, आप कर लेना कैलकुलेट, मोलार मास सेम नहीं आएगा। कार्बन का मोलार मास जो है वो 12 है। पहले जो दोनों ऑप्शन है मैं उनको उठा रहा हूं, आपके पास N2O और CO, CO के लिए आप निकालने जाओगे तो 28 आएगा, 12 प्लस 16। N2O के लिए 14 प्लस 16, किसी भी तरह से नहीं होंगे, दोनों अलग अलग आएंगे मोलार मास। यस सर। ठीक है कशिश। नेक्स्ट आप देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, N2 एंड C3O2। अब C3O2 का अगर आप मास देखने जाओगे तो 12 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2, ठीक है क्या? और इस साइड N2 का जस्ट 28, बराबर नहीं आ सकते कभी भी। नो सर। N2 एंड CO, अभी CO का मैंने निकाला 28 है, N2 का भी 28 और इसका भी 28, तो ये बराबर हो गए। ये आंसर हो गया आपका। गिवन मास 1 ग्राम है, मोलार मास आपको इक्वेट करना था, वो तीसरे ऑप्शन में जाके बराबर हो गया। समझ आया? ठीक है सर। उसके पास यस सर। उसके बाद 9th वाला का तो एटम लिखे, उसका आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको यूज कर सकते हैं क्या? क्या? नंबर ऑफ एटम्स इसको निकालना, समझ ही में नहीं इसको आया। यूज कर सकते हैं क्या? ये दोनों पार्ट लिखे होंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए उसको, जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर, तो ये सबसे ट्राई करेंगे सर, ये अभी मत बताइए। चलो ट्राई कर लो। इसके बाद हम ट्राई करेंगे। इसके बाद अब एनसीईआरटी में आ जाइए फिर केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री एनसीईआरटी, एक सेकंड सर वही जो टाइम वाला पूछे थे ना, यूनिट ऑफ टाइम का डेफिनेशन जो एसआई बेस यूनिट्स पे है, तो द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom। इसका मतलब कुछ समझ अब में एक नहीं आया। सेकंड मुझे बुक खोल लेने दो, फिर मैं बोलता हूं। हाँ, केमिस्ट्री पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। परफेक्ट। हाँ सर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, 1 2 उसमें लिखा होगा डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट्स का, एक उसमें दिया होगा बॉक्स में। 5। हाँ
यहाँ पर तो नहीं, हाँ, maintaining national standard box में कहाँ पर second, the second symbol, okay, S is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed numerical values of cesium frequency, the unperturbed ground state hyperfine transition frequency of cesium-133 atom to be okay when expressed in unit hertz, which is equal to second. वही उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। अब ये क्या है ना, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर की चीज है। सिलेबस से बाहर की चीज क्या है, जब भी ना आपके पास न्यूक्लियस होता है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन के मोमेंट पे असर डालता है, क्योंकि कोई भी एटम एक पोजीशन पे फिक्स रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो अनपर्टर्ब्ड है ना, एक स्टेटमेंट लिख रखी है अनपर्टर्ब्ड, देखा है अन क्या? अनपर्टर्ब्ड, पर्टर्बेशन थ्योरी से अनपर्टर्ब्ड। नहीं, मेरे में तो नहीं लिखा है ये। मेरा तो बस इतना ही लिखा हुआ है कि द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, मतलब नंबर दिया है, पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द cesium-133 एटम। बस ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ cesium-133, ये नहीं वो कहते हैं मेरे पास। एक्चुअली सीन क्या है, जब सीजियम का ट्रांजिशन होता है, सीजियम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सीजियम एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल होगा, परफेक्ट होगा बेटे? यस। एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में घूम रहा है, उसको मैंने कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई की। अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन तो मतलब हर इलेक्ट्रॉन मतलब रहता है हर शेल में, तो वहां बाहर वाले में भी तो होगा? नहीं, हर शेल में नहीं रहता। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद जितनी भी शेल्स होंगी सब खाली होगी। हाँ वो तो है ना? जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो फिर सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल खाली होगी। हाँ ये तो है ना? तो जब ये वापस आता है ना ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस से एक अमाउंट ऑफ रेडिएशन छोड़ेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी म्यू, अच्छा। कुछ फ्रीक्वेंसी होगी इससे रिलेटेड, इस वेवलेंथ की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज को क्या मैं 1/टाइम बोल सकता हूँ? 1/सेकंड। हाँ 1/टाइम इज इक्वल टू 1/t। हाँ है ना, 1/सेकंड इज वन। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ना, वो एग्जैक्टली कोरस्पॉन्डिंग होती है 1 सेकंड के बराबर। मतलब यहाँ से 1 ये जो हर्ट्ज निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा है? 9999 कुछ था वैल्यू, 9192631770। 919263 something। कुछ ज्यादा ही नंबर है सर। ये नंबर किसमें गिवन है? ये फ्रीक्वेंसी जब आप पुट करोगे ना, तो वो जो कोरस्पॉन्डिंग टाइम होगा, फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो टाइम आएगा वो 1 सेकंड के बराबर आता है। ये नंबर आपको थोड़ा समझ आएगा जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओगे, वहां ये नंबर कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको कैसे होता है। लेकिन ये जो कोरस्पॉन्डिंग होता है वो कोरस्पॉन्डिंग आता है 1 सेकंड के। मतलब अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है सर जैसे हम लोग पढ़े थे वो जो कि पूरा सम के बराबर वो 1 होता है, वही उसी टाइप का फंडा इसमें लगाना है। पूरा सम के बराबर 1 आता है, मतलब कोई भी सम के वो पढ़े थे हम लोग कल ना, एक नहीं, सेकंड बता रहे हैं। वैसा नहीं है। यहाँ पर जैसे एवरेज पड़ेगा टेम्परेचर एवरेज नहीं वो मैं थोड़ा सा
टेम्परेचर में आप बोलते हो 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? 1 डिग्री से किसी भी टेम्परेचर को राइज करने का क्या मतलब है? कभी सोच के देखा ये डिग्री आया कहां से? ये ऐसे बता सकता है। कहां से आया होगा 1 डिग्री? आशा बोलिए प्लीज। क्या सर ये आशा बता सकता है, उसका फिजिक्स अच्छा है। हाँ जी, बताइए बाकी तीनों में से अनुष्का बता सकती डिग्री है। कहां से आया होगा? जो टर्म होता है ना 1 डिग्री, वो कहां से आया होगा? 1 डिग्री बड़ा होगा तो आया होगा। नहीं, आप एक बात सोच के देखिए, डिग्री जो आपने एग्जैक्टली इतना कैसे फिक्स किया? एक्चुअली मरकरी कितना राइज किया है उससे फिक्स करते हैं। थर्मोमीटर डिप करते हैं हम लोग या थर्मोमीटर लगाते हैं बगल में, और आपको टेम्परेचर जितना मरकरी राइज किया हो उसके अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर बता सकते हैं। परफेक्ट। तो 1 डिग्री का वो जो अमाउंट है मरकरी का, वो फिक्स कैसे? रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा। प्रोबेबली कुछ एंगल से रिलेटेड हो सकता है। एंगल से रिलेटेड नहीं, वैसे कुछ नहीं है। सिंपली आपको कोई एक स्टैंडर्ड चाहिए था कि भाई कोई तो यूनिट हो टेम्परेचर की, अपने पास तो कोई यूनिट ही नहीं थी। तो हम लोगों ने देखा कि मरकरी को अगर मैं आइस बाथ पे रखता हूँ, आइस रखी हुई है उसके ऊपर मरकरी को रख देता हूँ, गोलम के अंदर फिलअप मरकरी है, तो मरकरी जिस लेवल तक गया उसको 0 डिग्री बोल दिया, ठीक है? यस। और दूसरे साइड बॉइलिंग वाटर ले लिया, वाटर जो था बॉयल कर रहा था, यहां से बॉयल हो रहा है वो, तो इसमें डिप किया, इस बार भी कहीं तक राइज हुआ। कहां तक राइज हुआ? जिस लेवल से गया उसको बोल दिया 100। सिंपली वहां पे 0 बोल दिया, यहाँ पे 100 बोल दिया, और इन दोनों के बीच में जितना गैप था उसके 100 इक्वल डिविजन्स बना दिए, और इस तरह अपना डिग्री निकल के आ गया। अच्छा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मतलब एक सिंपल सी यूनिट बनाने के लिए कैसे। है। अब सर लेकिन वो सेल्सियस भी तो हो सकता है। सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, मतलब लाइक केल्विन में तो 1 डिग्री केल्विन हम नहीं बोलते, तो भी वो उतना ही निकल के आएगा। केल्विन स्केल सेल्सियस के बाद निकला था, सबसे पहले सेल्सियस स्केल हम लोगों ने बनाया था, उसके बाद केल्विन स्केल तो जस्ट एक्स्ट्रा फ्लोटेशन है। मतलब पहले सेल्सियस स्केल बनाया, उसमें जब हम लोग चेक करने लगे तो 0 केल्विन की बात कहां से आई? जब चार्ल्स लो, किसी ने शायद पढ़ा हो तो, चार्ल्स लो गैसियस स्टेट के अंदर आता है, चार्ल्स लो को जस्टिफाई करेंगे तो वो जो कर्व जाके कट कर रहा था, अगर किसी को कुछ थोड़ा आइडिया हो तो ऐसा कुछ कर्व जाके कट करता है, यहाँ से -273 डिग्री सेल्सियस निकल के आया था, और इसको केल्विन बोला था, 0 केल्विन। मतलब जो इनिशियल स्केल था, सबसे सिंपल जो स्केल बनाया था वो डिग्री सेल्सियस स्केल था, और कुछ नहीं किया, सिंपली वाटर के बेसिस पे हम लोगों ने कर दिया, कोई बड़ी चीज नहीं। फिर से बोलिए तो सर, नहीं समझ में आया। नहीं साउंड नहीं आ रहा क्या? नहीं सब आ रहा है, समझ में नहीं आया। हाँ, मैं बोल रहा था इस चीज को स्किप कर दो कुछ देर के लिए, केल्विन स्केल को। मैं बोल रहा हूँ डिग्री सेल्सियस में डिग्री डिसाइड करना बहुत ही इजी हो गया। अगर मैं बॉइलिंग वाटर में और आइस बात पे रख दूं तो दोनों चीजों को डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर दोनों चीजों को डिसाइड करना आसान हो गया तो एक ये यूनिट बन गई, यहां से हम लोग इस चीज को यूनिट बोलने लगे। अब इसी चीज को, क्योंकि अपने को टाइम में भी एक स्टैंडर्ड बनाना था, टाइम में भी अपने को स्टैंडर्ड सेकंड बनाना था, तो वो क्या किया, सीजियम के ट्रांजिशन को यूज कर लिया। मतलब सीजियम के 2 लेवल में जो ट्रांजिशन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 सेकंड के बराबर है। टाइम में अगर कन्वर्ट कर दूं तो वो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के बराबर रहती है। ओके, इसको स्टैंडर्ड मान के फिर पूरा यूज करने लगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, लीनियर सिस्टम में अगर आप देखने जाओगे तो सेकंड के 1/3 पार्ट में कैलकुलेशन होती थी, हम लोग पल में कैलकुलेट करते थे। पल जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको पल बोला था।
और वो सेकंड का भी 1/3 घड़ी है या पल है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो सेकंड का भी 1/3 पार्ट होता है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या मान रखा है, जैसे क्या कर रखा है कि सेकंड का भी 1/3 पार्ट को अपनी डिग्री मान रखा है। मतलब इस लेवल से हम लोग राइज करते जाएंगे तो कैलकुलेशन होगी। जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें क्या है, सेकंड को सिस्टम मान लो, मतलब 1 सेकंड 60 सेकंड, फिर क्या कर दिया उसको 1 मिनट बनाया, फिर 60 मिनट बनाया, इस तरह से एक सिस्टम डिजाइन कर दिया। अब सिस्टम जो बन गया एक बार, उसी सिस्टम को अपने फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए, तो एक सिस्टम के लिए कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया सेट करना था। जैसे किलोग्राम का, अपने क्या पता 1 किलोग्राम में इतना ही मास होना चाहिए, जो आपने देखा जैसे 1 होगा। किलोग्राम में, हाँ वो तो होगा कि भाई 1 किलो में कितना होना चाहिए, वो मतलब लेकिन पर्टिकुलर होगा कि इतना साइंटिफिक होना चाहिए। लॉजिक है कुछ, नहीं सर, साइंटिफिक लॉजिक ही है। कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, हम लोगों ने जस्ट बना दिया कि 1 किलो इतना होता है तो इतना है। अब वो फिक्स कैसे किया, वेस्ट में अगेन एक लाइब्रेरी के अंदर शायद एसआई सिस्टम वाली कोई लाइब्रेरी है, उसमें 1 किलोग्राम के वेट के वो रखे हुए हैं, जो मेजरमेंट करने के लिए रखे हुए हैं सिस्टम। अब उन सिस्टम्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है। एक मास लिया, उसको बोल दिया इतना, ये 1 किलोग्राम के बराबर है, और उसको वर्ल्ड का सिस्टम बना के यूज करने लग गया। ठीक है, अच्छा ये बात है। हाँ, तो ऐसे ही सिस्टम बनाने के लिए किसी भी चीज को यूज करके हम लोग कर सकते हैं, बस वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से किलोग्राम वाले को प्रिजर्व करना पड़ा। ये भी हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे टेम्परेचर वाला स्केल में 1 डिग्री हमेशा इतना ही निकल के आएगा। जब भी आप आइस में डिप करोगे और जब भी बॉइलिंग वाटर में डिप करोगे तो वही गैस निकल के आएगा, उसके 100 डिवीजन पे हमेशा इक्वल निकल के आएगा। करेक्ट? ऐसे ही सीजीएम के ट्रांजिशन में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, तो इस वजह से उस चीज को स्टैंडर्ड एक अज्यूम कर लिया सेकंड के साथ। ठीक है, ओके सर, समझ गए। समझ गए। और सब तो आगे मतलब इजी था, सिंपल लैंग्वेज में था। एक और चीज था, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट NMI व्हिच मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ टेम्परेचर इन इंडिया। नहीं, इंडिया नहीं, हाँ इन इंडिया। This responsibility has given to the National Physical Laboratory NPL न्यू दिल्ली। ये है आपका पेज नंबर 6 में, ग्रीन बॉक्स में नीचे। ग्रीन बॉक्स रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसमें दिक्कत आ रही है, करेक्ट? नहीं सर, मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th लाइन सर। सर नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट NMI वहां पे। ग्रीन बॉक्स में आप जो लाइन बोल रहे हो ना, वो न्यू बुक से हटा दी गई। नई बुक में नहीं है बेटी, मेरा एनसीईआरटी। पुराना। हाँ, आपका पुराना है, न्यू बुक से हटा दी गई है। बाकी ऐसे तो उस लाइन में कोई खास मतलब नहीं, वो यूजफुल नहीं है। तो ये सब एग्जाम्स में नहीं ना आते, मतलब ये बताने के लिए। ठीक है, ओके सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सारा डाउट क्लियर हो गया। हो गए। आगे आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब आप लोगों का शुरू करते हैं, बाकी दोनों। पहली बात एक सेकंड सर, एक मिनट बस बोल देते हैं। हेलो, क्या कह रहे थे पेशेंट? हाँ सर, सर एक और को ज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं बस। ओके उसका डाउट था तो वो ज्वाइन नहीं की थी। ओके। सर इन लोग से बात कर लीजिए, वो आ रही है। हाँ जी, हेलो, हो गया। मैं
आर्यन, हेलो आर्यन, एशले आर्यन, आशा आर्यन। यस सर, ये मेरा भाई है, बड़ा मतलब बड़ा नहीं, मतलब सेम एज। ओके, आशा आर्यन। हेलो, यस सर। गुड इवनिंग सर। कौन से क्लास से हो अभी आप? 11th क्लास? मैं अभी 11 हूँ सर। और कैसा लग रहा है 11th क्लास में आके? अभी तो सर पूरा चेंज हो गया। डर वर नहीं लगा 10th क्लास से एकदम से मतलब पूरे बहुत ड्रास्टिक बदल गया। हाँ, ड्रास्टिक चेंज। अब तक तो पता नहीं क्या पढ़ाते थे, और समझने में भी दिक्कत हो रही है। बहुत सारा चेंजेस लग रहा होगा। हेलो, और एकदम से इतना हाँ, सिलेबस निकल रहा होगा कि एकदम से आपका इतना सिलेबस निकल जा रहा होगा कि लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है ना? हाँ वही, वो बहुत है। तुम्हें क्या कंडीशन है? कैसा? केमिस्ट्री में आपकी क्या कंडीशन है? केमिस्ट्री सर मेरी एक्चुअली थोड़ी सी वीक थी स्टार्टिंग से। तो हम लोग तो बेसिक से शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको बेसिक्स आज सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आप मतलब बाकी बैच के साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बेसिक जितना चाहिए उतना मैं बता देता हूँ आज, ठीक है? यस अखिल 10th क्लास से हो आप? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो 10th क्लास का बच्चा और एकदम केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड, अच्छी बात है, मजा आएगा पढ़ाने में। चलो स्टार्ट सबसे करें। अच्छा है इसका, केमिस्ट्री में इसको बहुत मन लगता है। कुछ बच्चों को Physics में उससे ज्यादा। फिजिक्स में उससे ज्यादा, और मैथ्स में? सर ये साइंस वाला बच्चा ही है, बस बायो में नहीं लगता है Maths इसको। ठीक है। ठीक है, बायो? बायो नहीं सर, इसरो जाना। ठीक है, मैथ्स अच्छा है, बेटर है। हाँ जी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक सिंपल, मोल से मोल होता क्या है? आप दोनों में से मुझे मोल बताएगा कि मोल क्या होता है? कुछ आइडिया है? यस बताओ। collection of 6.022 into 10 to the power 23 कुछ भी molecules or electrons or atoms। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। 6.023 या 022 into 10 to the power 23 एंटिटीज, कुछ भी। इतने नंबर में कुछ भी होगा तो उसको 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस बोल देंगे। अगर मेरे पास इतने लैपटॉप्स हुए तो मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ लैपटॉप। आया? अगर इतनी बेंचेस हुई तो 1 मोल ऑफ बेंचेस। एटम मॉलिक्यूल यस वो मैं बोला था एंटिटीज। तो इतने मोल में कुछ भी होगा तो उसको, इतने नंबर में कुछ भी हो तो उसको 1 मोल के बराबर हम लोग सिंपली बोलते हैं। कुछ नहीं है, सिंपली इतना नंबर में कुछ भी हो तो 1 मोल के बराबर। अब आपके पास एक एटम है, एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह। यस अखिल, Yes, sir. एटम के अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं। एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन,
एक होता है न्यूट्रॉन। तीनों की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा, चार्ज भी होगा, प्रोटॉन के पास भी मास होगा और साथ में चार्ज होगा। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज बट मास होगा। ओके, इतनी बात ठीक है। इलेक्ट्रॉन Yes, के पास मास भी है, चार्ज भी है, प्रोटॉन के पास मास है, चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अखिल? -1. कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? अभी अभी मैंने लिखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है क्या? ठीक है अखिल? Yes, कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है क्या? yes, sir. Yes. ये नोट डाउन कर लेना, साथ साथ वैल्यूज यूज होंगी। प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज प्रोटॉन का भी इतना ही होगा, लेकिन साइन होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के साइन में नेगेटिव होता था। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, लेकिन साइन अलग होगा। ठीक है अखिल? हेलो हेलो, यस आवाज आ रही है। तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? अखिल, आर्यन, कुछ बोलते रहो, पता चलता रहे मुझे। समझ आ Yes, रहा sir. है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ? अखिल तो गायब हो गया। Yes, sir. Network connection. ये नोट डाउन करो। नेटवर्क प्रॉब्लम है Yes. उसका। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। सर अनुष्का भी आ गई। अनुष्का भी आ गई है। अनुष्का, यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वो थोड़ा नेट प्रॉब्लम था इसीलिए दिक्कत हो गया। हम लोगों ने कुछ कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, जैसे एटम के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका मास और उनका चार्ज। आपको पता है ये सब कितना कितना होता है? अनुष्का? यस सर। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, प्रोटॉन का चार्ज, मास, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास, ये सब पता है आपको? यस सर। यस सर। तो ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये इतना थोड़ा सा बताया अभी, उसके बाद प्रोसीड करता हूँ। सर अनुष्का को 92% आया है। कांग्रेचुलेशंस अनुष्का। थैंक यू सर। सॉरी, साइंस में कितना था? मैथ्स में और साइंस में? सर 89 आया था साइंस में और 91 मैथ्स में। ओके, और 90 हो गया। बढ़िया। बहुत 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 अच्छा वो मतलब है इसका, मतलब बहुत इंटेलिजेंट आज टाइप है। सीबीएसई का रिजल्ट आया है 12th क्लास, आपको पता है? यस सर सर। आ गया। लास्ट टाइम मेरे पास 6 स्टूडेंट्स थे,
और 6 में से एक का 97 है, बाकी सबका 95। हेलो, यस आवाज आ रही है। हाँ, तो सबका 95 आया है एक लाइन से। 5 स्टूडेंट्स का 95 है, एक स्टूडेंट का 97 है। आपने पढ़ाया था सर? हाँ, सबको मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर। एक बैच चल रहा था और सब लोकल स्कूल के थे, मतलब स्कूल के लोअर बैच से। सर हम लोग को भी 2 साल पढ़ाएगा ना कंटिन्यू? इन लोगों को मैंने 3-4 महीने पढ़ाया था, 5-6 महीने शायद, 5-6 महीने। 2 साल में तो हम लोग को मतलब टेस्ट वेस्ट कराते रहिएगा का वो सब। टेस्ट थैंक यू का मैं सर। सोच रहा हूँ कि अगली क्लास के बाद एक टेस्ट रखा जाएगा आपका। ओके सर, Quiz ओके सर, time. नो प्रॉब्लम। हाँ, क्विज टाइम। और वो ऑरल जो होता है वो। हाँ, सिंपली मतलब इजी सा रखेंगे, लेकिन बता देंगे आपको पहले जब भी होगा। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो मैं अभी फॉर्मूला से ही चल रहा हूँ। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलार मास। ये सबको आता है, ये सबको पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलार मास। Yes. मतलब मैं एक सिंपल सा केस लेता हूँ, मेरे को अगर गिवन है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, तो कैसे निकालोगे? So, given mass 32 grams पे होगा। ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का मोलार मास 16 है। आपसे पूछा गया 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? अखिल, यस सर। बताओ। सर 32/16 हो जाएगा। 32/16 वैल्यू कितना आएगा? ठीक है क्या? यस सर। यस सर। 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर मैं इसी जगह दे देता, आपके पास 88 ग्राम्स ऑफ CO2 है, तो इसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर देयर? 88 ग्राम्स CO2 में हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर देयर? बिल्कुल बेसिक सा है। तो कार्बन 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 16 × कार्बन का वेट कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कार्बन का ऑक्सीजन 2 है 22 पर। ऑक्सीजन का 16 है। आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर देयर। कीजिए, कैलकुलेट करके बोलिए। इस बार आंसर आर्यन करेगा। हुआ है। कितना? 2। कार्बन का यहाँ पर वेट है 12, ऑक्सीजन का 16, CO2 का मोलार वेट कितना? 12 प्लस 16 इंटू 2। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 32, इसका वैल्यू कितना है? 12, नेट मिला कितना होगा? 44। तो यहाँ पर कितने मोल CO2 हो गया? 88 डिवाइड बाय 44, दैट इज 2 मोल ऑफ CO2। परफेक्ट। इतना बात सबको समझ आया? अगर इतना बात आपको समझ में आया, यस सर। तो आपको सेम क्वेश्चन में बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर?
सेम क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। अनुष्का, यस सर। आपको आंसर करना है ये वाला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2। सर वो वॉइस कट कट के आ रहा है सर, सर लैपटॉप में एक से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, मेरे साइड से तो कनेक्शन अच्छा है, आपकी साइड से एक बार चेक कर लीजिए। सर वाईफाई एक्चुअली सर प्रॉब्लम कर रहा है, अचानक से रुक जाता है। ओके, चलो कोई बात नहीं, जहां भी आपका कनेक्शन रुक रहा हूँ तो एक बार बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है अनुष्का? यस सर। तो आपको मुझे बताना है इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2 हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। 2.75 4.75 2.75 थोड़ा और सोचो। सर 2.7। हाँ जी, 2.75। 4.73। अनुष्का आपका कितना है? 2.75। फिर 2.75 मेरा भी। अनुष्का आपका कितना आया? सर अनुष्का का नेटवर्क प्रॉब्लम है। ज्यादा प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। आप लोग देखो, आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ की, पहले ये समझो। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल सा फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलार मास, लेकिन क्या वो यहां पर लगा सकते हैं हम लोग? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि गिवन मास में यहां पर कार्बन का मास भी तो गिवन है, 88 ग्राम्स में कार्बन का भी तो मास आ गया। क्या आप ऐसे कर सकते हो 88 डिवाइड बाय 32? ऑक्सीजन का मास आपने कर दिया शायद, या 16 किया हो, कौन सा किया है? 16 किया है 32 किया? 32 किया। 32 लेकिन क्या ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि गिवन मास में तो कार्बन का भी मास है। तो सर ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहां पर सबसे पहले आप CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 88 by 44, that is 2 मोल CO। फिर इसमें देखोगे कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल CO2 के होंगे। आपको पता है एक मोल का मतलब 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल का मीनिंग क्या हुआ? 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल का ये मीनिंग है। 2 मोल CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो मैं क्या करूंगा, 2 into 6.022 into 10 raised to power 23 molecules, करेक्ट? अब आप देखने जाओ एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। एक CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। परफेक्ट।
एक CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो मैं क्या कर दूं, अगर मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 6.022 × 10⁻23। मतलब यहाँ पर क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, तो मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकल के आ जाएगा। परफेक्ट आर्यन? यस। अब आपको Yes. एक चीज और पता है, इसका मतलब क्या होता है 1 मोल। तो मुझे अगर देखना है तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 × 2 4 मोल होना चाहिए क्या? ये क्या किया, यहाँ पर इस नंबर को मैं क्या बोलता हूँ 1 मोल, तो ये नंबर मैंने हटा दिया, उसकी जगह सिर्फ रख दिया 4 मोल डायरेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। आर्यन? अच्छा सर, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल सॉरी एक एटम ऑफ CO2, उसका एक मॉलिक्यूल CO2 के अंदर जब मल्टीपल एटम मिक्सअप होते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। एक मॉलिक्यूल CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और आपको पता है कि आपके पास कितने CO2 मॉलिक्यूल्स, 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, हाँ समझ गया समझे? ऑक्सीजन एटम कितना ऑक्सीडाइज कर दिया, फिर कितने मोल ऑक्सीजन एटम, तो ये नंबर वापस से हटा दिया, पहले नंबर लगाया ताकि हम लोग निकाल सकें कि CO2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लास्ट में वापस से हटा दिया। आप सिंपली ये भी कर सकते थे, 1 मोल CO2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 ऑक्सीजन एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर है। तो यहाँ पर 2 मोल CO2 के अंदर कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, ट्वाइस उसका 4। ओके, आर्यन समझ आया? यस। पक्का? हाँ। देखो कुछ डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिपीट कर दूंगा पूरा। नहीं समझ गया सर, क्योंकि शर्माने का बात नहीं है, अगर पूछ ऐसे लो। CO भी होता तो भी हम लोग को पता है 1 मोल में तो वो फिक्स क्वांटिटी है, एवोगाड्रो नंबर है, वो तो कॉमन सेंस। तो मैं हटा दूं इसको? वेल हाँ, डन। नेक्स्ट मैं आपको देता हूं 126 ग्राम HNO3 के अंदर कितना मोल ऑक्सीजन एटम्स होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का मास है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आपको बताना है 126 ग्राम HNO3 के अंदर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, हाउ मेनी मोल्स of oxygen atoms are there। ये सिंपल सा बताना है आपको। सिक्स मोल्स। 6 मोल्स, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। One 96 grams of H2SO4 is there. How many grams of hydrogen atoms are there in 196 grams of H2SO4? How many moles of hydrogen atoms are there?
how many moles of hydrogen atoms are there in 196 grams of H2SO4? सल्फर का जो वेट होता है वो होता है 32। कैसे लगा यार तुम लोग को? क्या हुआ? नो सर, आपसे नहीं। हाँ बताओ क्या रहेगा? मतलब ऊपर मेरे क्राइटेरिया प्राइस है 90 सब आ गई है। सबके 95 हैं। सब ऊपर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, 5 दिन में मुझे धन्यवाद। ठीक है चलो। हाँ जी, हुआ कुछ? जैसे एग्जैक्टली आप मोल्स पूछ रहे हैं कि एटम कितना आ रहा था? मोल्स तो वही 4 मोल्स है। 2 मोल आना चाहिए सर H2SO4 के। H अच्छा सॉरी H का मोल है, हाँ तब 2 मोल्स। हाइड्रोजन पूछा था इस बार मैंने, तो 2 मोल H2SO4 आएगा और हाइड्रोजन के नंबर मोल्स 4 आ जाने चाहिए। हाँ हाइड्रोजन H2 का 4 है और H का 2। समझ आया? हाँ चलो मैं नेक्स्ट आपको थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ। We are provided with H3PO4 which contains 12 mole of hydrogen atoms. You have to tell me how many moles of oxygen atoms are there. $16 moles. 16 moles. Perfect. Perfect. So मैं हटा देता हूँ अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो। एक आपने टर्म सुना है मोल फ्रैक्शन? क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन टर्म सुना है आपने? आर्यन? हाँ सर लेंगे, क्या याद होता है नहीं। मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन चलो मैं शुरू किया। कैसे आने पड़ा था। सिंपली मैंने 2 गैसेस ले ली N2 and O2। आपको बोला गया टोटल वॉल्यूम 1 है और इसमें जो वॉल्यूम का रेशियो है ये है 45% और ये है 55%। आपको मुझे बताना है अगर टोटल वॉल्यूम 1 है तो उसमें से कितना परसेंटेज हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करके रखा है, कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करके रखा है। वॉल्यूम अगर टोटल 1 है तो हाइड्रोजन बोलो नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करके रखा है, कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है अगर टोटल 1 है तो। सर एक बात पूछूं? हाँ तब
कशिश बोलो। सर सर वो 0.4 अखिल का कैसे पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा वो? अखिल अभी स्टार्ट करने के लिए तो अपने बैच में पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। अकेले? अकेले क्यों, अपने साथ पढ़ेगा 11th के। अपने साथ पढ़ेगा तो 11th का, मतलब 11th का तो कुछ और ही लेवल का होता है सर। नहीं नहीं कर लेगा बच्चा। 10th और 11th में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस ये होता है कि बच्चे को कैच करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। परफेक्ट। तो कशिश आप लोगों का भी स्टार्ट है और उसका भी स्टार्ट है, मतलब दोनों जस्ट ओके स्टार्ट सर। कर रहे हो तो कैच कर लेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत स्लो लेके चलने वाला हूँ मैं स्टार्ट में, बहुत धीरे 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 ओके धीरे चलेंगे। और फिर बाद में जब दोनों का पेस इंक्रीज हो जाएगा तो स्पीड से चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि 10th का कोई वैसे बैच तो है नहीं मेरे सर पास, तो 10th वालों को सर इस कराना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ जी बोलो अखिल। सर इस साल के सर आईसीएसई सिलेबस से मूल कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, लेकिन सर पढ़ते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आता है। बहुत जरूरी है, एनटीएससी के लिए जरूरी है, ओलंपियाड अगर आप दे रहे हो तो उसके मूल लिए कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। मेरे पास 2017 में एक बच्चा था, 9th क्लास का, एक अकेला बच्चा पढ़ता था फिट जी के अंदर, और मतलब समझ लो कि उस टाइम पे उस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली मुझे अपॉइंट किया गया था कि आपको इसको 2 घंटे पढ़ाना है, और उसने 20 डेज में 12th क्लास पूरा किया था, सिर्फ 20 डेज में सिलेबस 12th क्लास का पूरा निकाल दिया था। इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए, और बच्चा इतना शार्प माइंडेड था, मतलब उसको बोलो कुछ भी और वो एज इट इज कैच कर लेता था। उसके सामने एक स्टेटमेंट पास किया, वो एग्जैक्टली बता देगा ये स्टेटमेंट, ये इसका मीनिंग है। तो ये भी वैसे ही है सर। ऐसे ऐसे बच्चे 9th क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। 10th में ये एग्जिस्ट कर रहा है अभी। कोई बात नहीं, तो समझ जाएगा धीरे धीरे अखिल, धीरे धीरे पेस सेट होगी, थोड़ा शुरुआत में तो डिफिकल्टी होती है। तो क्या करना है आपको, Yes. क्लास हो ना, उसके बाद आप मेरे से अलग से पूछ लेना, जो भी दिक्कत आ रही कॉल करके पूछ सकते हो या अलग से टाइम दे सकते हो, ठीक है। स्टार्ट में आप दोनों को ही आर्यन और आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो, मैं क्लास सर मैं भी ज्वाइन कर लूंगी उस समय, ये लोग जब ज्वाइन करेगा तो। कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक टाइम ले लिया करो कि इस टाइम पे सर आप फ्री हो तो हम लोग कर सकते हैं क्लास, तो वैसे टाइम सर हम लोग का एक ग्रुप है, जिसमें आशय, मैं और भी बहुत लोग हैं, मतलब जो जो नए ज्वाइन किए, तो उसमें आपको डाल दूं? डाल सकते हो, मतलब आप? ओके सर। ठीक है। तो जहां भी दिक्कत आए आपको, ये काम आपका है, आपकी प्रॉब्लम बताना आपका काम है, सोल्व करना मेरा काम है, ठीक है। यस जहां भी दिक्कत हो आप बोलिए, मैं सोल्व करके दूंगा। हाँ तो मैं बता रहा था यहाँ पे वॉल्यूम का 1 में से अगर कैलकुलेट करूं तो नाइट्रोजन ने कितना ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम 1 ले लो तो नाइट्रोजन ने कितना ऑक्यूपाई करके रखा है। मैंने यहाँ पे बोला कि 45% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन है इस वेसल के अंदर, तो आपको बताना है 1 लीटर में कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई करके रखा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0.45 लीटर? 0.4 45% मतलब 0.45 लीटर नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और ऑक्सीजन ने 0.55 लीटर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। 0.55। देखो आपने परसेंटेज कैलकुलेशन मैथ में पढ़ी है, एक होता है फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना, परसेंटेज में 100 में से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टोटल को 100 मान लेते हैं और उसमें से 100 में से कितना पार्टी है कितना पार्टी है। लेकिन फ्रैक्शन जहां भी टर्म आता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 में। आपके पास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला है परसेंटेज का? टोटल सर वो टोटल बाय 100 into परसेंटेज। वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100।
हाँ सॉरी 100 into 100. ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। फ्रैक्शन का फॉर्मूला कितना होगा? सिर्फ इतना, वो आप इनटू 100 हटा देंगे, हाँ। ये 1 में से निकल के आ जाएगा। ऑब्टेन्ड बाय टोटल कर दूं तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा, 1 में से कितना आया भाई, और इनटू 100 कर दूं तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज के बराबर। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में ये फर्क है। यहाँ पर अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो ऑब्टेन्ड बाय टोटल, मोल्स में भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं नाइट्रोजन के 4 मोल है, ऑक्सीजन के 5 मोल है, और मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज ऑब्टेन्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 9। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। सिंपली फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन का पार्ट डिवाइड बाय टोटल। समझ आया? यस यस। अगर यहाँ पे मान लीजिए सर लेट्स से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रहता तो उसमें से हम लोग उससे रिलेटिवली चेंज भी हो जाता है सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 11 हो जाता टोटल, क्योंकि 11 होता और वो 6 + 5 11। पता है? यस। तो मैं आपको एक सिस्टम देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना है, नहीं होगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे 4 गैसेस ली, N2, O2, CO2 एंड चौथी गैस कौन सी लोगे? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके 3 मोल, इसके 4 मोल, इसके 2 मोल और इसका 5 मोल। आपको मुझे बताना है इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शंस ऑफ CO, H2O2 एंड CO। सबके इंडिविजुअल मोल्स बताने हैं। N2 का 3 है, O2 का 4 है, CO2 का 2 है और CO का 5 है। तो सर ये नाइट्रोजन का 3/14 और ऑक्सीजन 2/7, फिर 1/7 और 5/14। N2 का बोलो तो 3 अपॉन कितना हुआ? 14। O2 का कितना हुआ? 2/7। 4/14 that is 2/7। CO2 का कितना हुआ? 1/7। 2/14 that is 1/7। और CO का कितना हुआ? 5/14। यहाँ पे CO भी है। हाँ CO गिवन था ना 5। ओके बहुत समझा। ठीक है। आर्यन आर्यन बताओ। ये सर मैं भी वही एक्चुअली मुझे वो इसके कारण कंफ्यूजन आ रहा है। वो नीचे वहां पे CO5 सम हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन का अगर हम कभी भी सम करेंगे टोटल जितने भी कंपोनेंट है सबका, तो हमेशा सम 1 आएगा। आउट ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे परसेंटेज में इंडिविजुअल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन सम हमेशा 1 आता है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन का अगर सम करोगे परसेंटेज में 100 आता है, यहाँ पे 1 आएगा। चेक करो एक बार ऐड करके। हेलो हाँ जी बोलो। यस सर बना। बन गया? तो 1 आएगा ये। मोल फ्रैक्शन तक अगर आपको समझ आया
तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब बेसिकली सर वही मोल फ्रैक्शन एक मान लीजिए अगर एक रूम में हम क्या कह रहे हो? 5 टाइप का मतलब मोल फ्रैक्शन जैसे वो बेसिकली यही होती है। अगर मान लीजिए हम एक रूम में हाँ 5 टाइप का सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस भर देता है उससे, और सबका हम लोग को पता है कि अब मान लीजिए एक एक्स सब्सटेंस वाई सब्सटेंस और जेड सब्सटेंस, तो एक्स सब्सटेंस का कुछ मोल्स है, वाई सब्सटेंस का कुछ मोल्स है, सब्सटेंस का कुछ मोल्स उस रूम में भरा हो, तो एक्स वाई और जेड सब्सटेंस का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उससे हम लोग को डिवाइड कर दें सबका इंडिविजुअल बिल्कुल यही करना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। आ गया? यस तो नेक्स्ट क्लास जब मैं मॉर्निंग में लूंगा कल मॉर्निंग में 6 AM की क्लास होगी, तो उस टाइम इसका यूज होगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसका कोई यूनिट नहीं है, और इसका सिंबल होता है काई। इस सिंबल को बोलते हैं काई, CHI। इसका कोई यूनिट नहीं होता, सिंबल होता है काई। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक है? यस यस सर, चलो थैंक यू सर, मिलते हैं आप। Bye bye sir, thank you sir. बाय। थैंक यू सर। ओके सर, गुड बाय, थैंक यू।